Hello everybody, this is Ayushi Pandey and welcome to Study Rankers Unplugged. Today we are going to cover our second chapter of class 9th, Physical Features of India. Physical Features of India. The Himalayan mountain, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands. These are the topics included in major physical features. Means these are the major physical features of India. अब हम पहले बात करेंगे द हिमालयन माउंटेन की। द हिमालयन माउंटेन होता क्या है और इसके टाइप्स कितने हैं, कैसे सारी चीज़ें। द हिमालयन माउंटेन, द हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन विच आर द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हिमालयस माउंटेन है उसको हम यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं और ये लॉफ्टीएस्ट होता है और मोस्ट रग्ड होता है वर्ल्ड में। दे आर 24 किलोमीटर लॉन्ग। जो हिमालयन माउंटेन होता है वो 24 किलोमीटर लॉन्ग होता है। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इसका विड्थ जो होता है वो 400 किलोमीटर का होता है अरुणाचल प्रदेश तक, क्योंकि कश्मीर से इसकी स्टार्टिंग होती है हिमालय की और अरुणाचल प्रदेश पर जाकर के ये एंड होता है। अब हम बात करेंगे कि हिमालयाज के टाइप कितने होते हैं। हिमालयाज के 3 टाइप होते हैं। हिमालयाज हैव 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट नेमली। हिमालयाज के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है हिमाद्री, दूसरा होता है हिमाचल और तीसरा होता है शिवालिक। पहले हम एक्सप्लेन करेंगे हिमाद्री क्या होता है, क्योंकि हिमाद्री जो है वो इसको ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालयाज कहते हैं। इसको ग्रेटर हिमालय या फिर इनर हिमालय कहते हैं। इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफ्टीएस्ट पीक्स विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। ये जो है हिमालय का सबसे इनर पार्ट है और ये 6000 मीटर का इसका हाइट होता है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयाज पीक। ये जो है सारे प्रोमिनेंट हिमालयाज पीक को कंटेन करता है। अब सेकंड जो हिमालय का लेयर होता है हिमाचल, इसको मिडिल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर। जो हमारा हिमाचल होता है यानी कि मिडिल हिमालय, उसका एल्टीट्यूड जो होता है वो 3700 टू 4500 मीटर होता है और इसका एवरेज वेट जो होता है वो 50 किलोमीटर का होता है। वाइल द पीर पंजाल रेंजेस फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज इन धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। जो पीर पंजाल रेंज फॉर्म होती है वो लॉन्गेस्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है, और जो धौलाधार और महाभारत रेंज है वो प्रोमिनेंट है। शिवालिक जो होता है वो आउटर हिमालय भी कहलाता है और दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयाज रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। जो मालवा इकट्ठा होते हैं हिमालय से और हिमाद्री से, वो मालवा जब जाकर के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज ड्यून्स। अब हम बात करते हैं ड्यून्स क्या होता है। ये देखिए, ये एक मान लीजिए ये एक माउंटेन है और ये एक माउंटेन है, इसके बीच में जो वी शेप का बना हुआ होता है उसे हम ड्यून्स कहते हैं। वी शेप एरिया को ड्यून्स कहा जाता है। ये देखिए मैप में दिया हुआ है कि कैसे सारे रेंजेस फ्लो हो रहे हैं। ये शिवालिक रेंज है, ये वाला जो है ये शिवालिक रेंज है, ठीक है। ये इसको लेसर हिमालय जिसे हम कहते हैं। ये मैप आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो को
बीच में वीडियो के पॉज करके। अब हम बात करते हैं कि हिमालय कितने सेक्शन में डिवाइडेड है। तो द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। जो हमारा हिमालय है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो पहले सेक्शन को हम कहते हैं पंजाब हिमालय, दूसरे को हम कहते हैं कुमाऊं हिमालयाज, तीसरे को हम कहते हैं नेपाल हिमालयाज और चौथे को हम कहते हैं आसाम हिमालयाज। पहला जो पंजाब हिमालय है वो इंडस से सतलज तक, ये जो पंजाब हिमालय है ये इंडस से सतलज के बीच में फ्लो होता है। दूसरा जो कुमाऊं हिमालय है वो सतलज से लेके काली रिवर तक फ्लो होता है। कुमाऊं हिमालय सतलज से काली रिवर तक फ्लो होता है। तीसरा जो हमारा नेपाल हिमालय है वो काली रिवर से तिस्ता रिवर तक फ्लो होता है। और चौथा आसाम हिमालय जो हमारा है वो तिस्ता रिवर से दिबांग तक फ्लो होता है। इसके बाद में जो ये फोल्ड लेता है, जो ये हिमालय फोल्ड ले लेता है ऐसे अरुणाचल प्रदेश से, उसके बाद वाले एरिया को हम कहते हैं पूर्वांचल का एरिया। ठीक है। अब पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल और माउंटेन क्या होता है, पहले हम इसकी बात करेंगे। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, जब ये दिहांग गॉर्ज के बाद, हमने आपको यहाँ पे बताया कि ये जब दिहांग रिवर, तिस्ता रिवर से दिहांग रिवर तक आसाम हिमालय होता है, उसके बाद एक जॉर्ज बनता है ऐसे करके। ठीक है। तो इस वाले को हम पूर्वांचल कहते हैं। The Himalayas bend sharply to the south and spread along with the eastern boundary of India. ये ईस्टर्न बाउंड्री होती है इंडिया की। तो इसी से जो है ये एक मोड़ ले लेता है हिमालय, आसाम हिमालय के बाद से, तो उसको पूर्वांचल कहते हैं। और पूर्वांचल जो है वो कंप्राइजेज होता है पटकाई हिल से, नागा हिल से, मणिपुरम हिल से और मिजो हिल से। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड होता है और इसका जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है और इसका जो ब्रेथ है वो 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक का है। द रिवर्स एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर एसोसिएटेड विद द डिपोजिशनल वर्क। जो रिवर्स एंटर करती है नॉर्दर्न माउंटेन से वो एसोसिएटेड होती हैं डिपोजिशनल वर्क से। The rivers in the lower course split in numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. जो rivers lower course से split होती हैं कई सारे channels में deposition of silt के दौरान, उस channel को हम कहते हैं distributaries. डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। जैसे एक कोई रिवर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए ये हमारा इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर फ्लो हो रहा है। तो इस इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास की कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी, यानी कि ट्रिब्यूटरीज से निकली हुई रिवर्स जो होती हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स हैव 4 रीजन्स विद डिफरेंट रिलीफ फीचर्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के 4 रीजन्स होते हैं और उसके कई सारे डिफरेंट रिलीफ फीचर्स होते हैं। पहला जो नॉर्दर्न प्लेन का रीजन है उसको हम कहते हैं भाबर। द फर्स्ट रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज कॉल्ड एज भाबर। इट लाई एट द फुट ऑफ शिवालिक। ये जो है शिवालिक के फुट पे, यानी कि शिवालिक के लोअर पार्ट में स्थित होता है और इसको भाबर नाम से हम जानते हैं। ये एक नैरो एरिया है जो कि 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट है। अब हम तराई की बात करेंगे। तराई क्या होता है? तराई जो है ये नॉर्दर्न प्लेन का सेकेंड रीजन है। अ वेट मार्सी एरिया विथ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री। तराई रीजन में जो होता है ये रहने लायक, यानी कि ये लिविंग कंडीशन के लिए सुटेबल एरिया नहीं होता है। तराई रीजन्स में या तो जंगली जानवर रह पाते हैं या तो वहाँ पे सिर्फ ऐसे फॉरेस्ट होता है। वहाँ पे घर, मकान, आपको पॉन्ड्स वगैरह ज़्यादा नहीं दिखते हैं जिससे मतलब ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल हो सके। वहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, उससे सिर्फ जानवरों का ही जीवन यापन हो सकता है।
बांगर क्या होता है? ये जो है बांगर थर्ड रीजन है नॉर्दर्न प्लेन का। तो बांगर क्या होता है? ओल्ड एलोवियम प्लेन विच राइजेस अबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स। जहाँ पे ज्यादा फ्लड वाला एरिया होता है उसको बांगर का एरिया कहते हैं, और जो खादर का एरिया होता है वो यंगर एलोवियम ऑफ द फूड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स। जो यंगर एलोवियम होता है फ्लड प्लेन्स का, उसको खादर का एरिया कहते हैं। यानी कि बांगर का एरिया वो होता है कि जहाँ पे बहुत पहले से फ्लड आता रहा और वहाँ पे मतलब जो है कोई चीजें उग नहीं सकती, वहाँ पे लोग रहते नहीं है। और खादर का एरिया जो होता है वो यंगर एलोवियम ऑफ फ्लड प्लेन्स होता है। ये देखिए, ये है भाबर का एरिया, ये तराई का एरिया है, ये भांगर का एरिया है और ये खादर का एरिया है। देखिए पहले ये पहले हिमालय का बेल्ट हो गया, फिर भाबर का हो गया, फिर तराई रीजन हो गया, फिर खादर हो गया, और फिर ये खादर हो गया, और इधर साइड दोनों भांगर हो गया। यहाँ पे देखिए आपको बताया हुआ है कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन, पंजाब प्लेन, कैसे यार ये सारे प्लेन्स जो होते हैं। और ये बीच में नॉर्दर्न प्लेन दिया हुआ है, ये है नॉर्दर्न प्लेन का एरिया। ये सारा एरिया जो है ये नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है। और ये मालाबार कोस्ट है। अभी हम आगे बात करेंगे मालाबार कोस्ट क्या होता है, कोरोमंडल कोस्ट क्या होता है। तो ये मालाबार कोस्ट है और ये कोरोमंडल कोस्ट है। यानी कि हमारा वेस्ट की साइड में मालाबार कोस्ट पड़ता है और ईस्ट की साइड में कोरोमंडल कोस्ट पड़ता है। अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? ये भी एक फिजिकल फीचर है इंडिया का। द पेनिनसुलर प्लेट्यू। Peninsular Plateau is a table land created by breaking and drifting of Gondwana land. जब गोंडवाना लैंड ब्रेक हुआ तो पेनिनसुलर प्लेट्यू बना। पेनिनसुलर प्लेट्यू एक टेबल लैंड होता है, ये क्रिएट हुआ था ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड के थ्रू। द प्लेट्यू हैज बीन डिवाइडेड मेनली इनटू 2 डिविजन्स। प्लेट्यू जो है ये डिवाइड हुआ था 2 डिवीजन में प्लेट्यू डिवाइडेड है। पहला सेंट्रल हाईलैंड का प्लेट्यू और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स। Deccan Plateau, it is a triangular landmass that lies to the south of the Narmada River. डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर लैंडमास है जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की अब हम बात करेंगे। तो पहले हम वेस्टर्न घाट को समझेंगे। वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो होता है ये एज मार्क करता है डेक्कन प्लेट्यू का। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट जो है वो पैरेलल लाई करता है वेस्टर्न कोस्ट के। देयर आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली। वेस्टर्न घाट जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस होती हैं और वेस्टर्न कोस्ट को पास करके ही वेस्टर्न घाट बनती हैं। द हाइएस्ट पीक इंक्लूडेड द अन्नामुदी। जो हाईएस्ट पीक है वो अन्नामुदी और दोदा बेटा को इंक्लूड करता है। वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है उसमें अनाईमुदी और दोड़ा बेटा आते हैं। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट की। तो द वेस्टर्न घाट आर हायर देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो हायर होते हैं ईस्टर्न घाट के। Their average elevation is 900 to 1600 meter as against 600 meters of the western घाट। इसकी एवरेज हाइट जो होती है वो 900 से 1600 मीटर होती है और ये ईस्टर्न घाट जो होता है वो अगेंस्ट होता है वेस्टर्न घाट के। यानी कि वेस्टर्न घाट कैसे जस्ट पैरेलल में ही ईस्टर्न घाट बना हुआ होता है, ये ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल होता है।
द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। ईस्टर्न घाट जो होता है वो महानदी वैली से स्टार्ट होता है और नीलगिरी तक जाकर के साउथ में लाई करता है। The eastern Ghat are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. ईस्टर्न घाट का जो रिवर का फ्लो होता है वो जाकर के ड्रेन हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, और जो वेस्टर्न घाट का फ्लो होता है वो जाकर के ड्रेन हो जाता है लक्षद्वीप में, अरेबियन सी में। महेंद्रगिरी 1501 मीटर होता है, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। महेंद्रगिरी जो है ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का, और वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुदी है और दोता बेता है। शेवरो हिल्स एंड जवाडी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। सेवरो हिल और जवादी हिल जो होता है ये लोकेटेड होता है साउथ ईस्ट में, ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में सेवरो हिल्स और जवादी हिल्स लोकेटेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो वीडियो पॉज करके एक बार सब स्लाइड को पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, और रिवीजन करते रहिएगा। इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। इंडियन डेजर्ट जो होता है वो वेस्टर्न मार्जिन, अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में लाई करता है। इट इज सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड डून्स। इंडियन डेजर्ट जो होता है वो सैंडी प्लेन होता है जो कि सैंड ड्यून से कवर्ड होता है। दिस रीजन मेनली रिसीव्स लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। डेजर्ट क्यों क्रिएट होता है, कैसे डेजर्ट क्रिएट हो जाता है? जहाँ का रेनफॉल बहुत कम होता है उसी एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं, और डेजर्ट में कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, यानी कि वहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई सोर्स ही नहीं होता कि वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, इसलिए डेजर्ट में बहुत रेयर लोग जो है वो लिव करते हैं। ठीक है, दिस रीजन मेनली रिसीव्स लो रेनफॉल। डेजर्ट जो है वो बिलो 150 mm पर ईयर रेनफॉल रिसीव करता है। मेजर एरिया इज कवर्ड बाय बर्चन्स क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। ज्यादा एरियाज जो होते हैं वो बर्चन्स से कवर्ड होते हैं। बर्चन्स क्या होता है? क्रिसेंट शेप्ड ड्यून होता है। ड्यून हमने आपको बताया था उसमें प्लेन्स में हम आपको ड्यून एक्सप्लेन किए थे। लूनी इज ओनली रिवर इन दिस रीजन। इंडिया के डेजर्ट में लूनी एक अकेला रिवर है, और एक अकेला रिवर कितना ही वाटर सप्लाई कर पाएगा, और एक तो वहाँ पे रेनफॉल भी नहीं होता है। 150 mm पर ईयर रेनफॉल क्या ही है, अगर वहाँ पे आदमी सरवाइव करने लगेगा तो वो जो है कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर उसका मूलभूत रिसोर्स है। तो अगर उसके पास एग्रीकल्चर नहीं होगा तो उसके खाने पीने का साधन नहीं हो पाएगा, फिर पानी पीने के लिए तो आवश्यकता सबको पड़ती है, तो रेनफॉल ही नहीं होगा तो पानी भी उनके पास मौजूद नहीं रहेगा, इसलिए वो वहाँ पे जी नहीं पाएंगे। इसलिए इंडियन डेजर्ट में लोग रहते नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसे घूमने टहलने की जगह होती है। डेजर्ट एरिया कहीं का भी जो हो। द कोस्टल प्लेन क्या होता है? द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स which runs along the Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west. कोस्टल प्लेन क्या होता है? कोस्टल प्लेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से फ्लैंक्ड होता है, और ये नैरो कोस्टल स्ट्रिप एक ऐसे होती है, ये कोस्टल एरिया है, जैसे ये कोस्टल एरिया है। इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, बे ऑफ बंगाल इधर हो गया, और इधर अरेबियन सी हो गया। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्ट इज डिवाइडेड इनटू। वेस्टर्न कोस्ट जो होता है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट में। वेस्टर्न कोस्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये है आपका वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो पहले ये मुंबई से लेकर के गोवा तक का जो होता है ये कोंकण एरिया कहलाता है, और जो बीच में सेंट्रल स्ट्रेच जो होता है वो कन्नड़ कहलाता है, और जो सदर्न स्ट्रेच होता है उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। और नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है। पहला ये है, ये नॉर्दर्न सरकार यहाँ तक हो गया, और ये कोरोमंडल कोस्ट हो गया। ठीक, आपको कोस्टल प्लेन के बारे में कोई डाउट नहीं रह गया होगा, क्योंकि हम
वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट समझा करके आपको बता दिए कि पहले कोंकण एरिया डिवाइडेड है, कन्नड़ है, फिर मालाबार है, ये वेस्ट कोस्ट है। और ईस्टर्न कोस्ट में पहले नॉर्दर्न सरकार है, फिर कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक है, अब बात करेंगे द आइलैंड्स की। आइलैंड्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला लक्षद्वीप आइलैंड जो कि वेस्ट में है, दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये ईस्ट में है। लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। लक्षद्वीप आइलैंड एकदम लास्ट में, यानी कि केरला के पास पड़ता है लक्षद्वीप आइलैंड, ये बहुत मालाबार कोस्ट के क्लोज होता है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है ये स्मॉल कोरल आइलैंड्स के से मिलकर के बने हुए होते हैं। अर्लियर दे वर नोन एज लकाडिव, मिनिकोई एंड एमेंडाइव। In 1973 these were named as लक्षद्वीप। लक्षद्वीप नाम 1973 में पड़ा था। It covered a small area of 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। कावारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर कावारती आइलैंड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार की। ये ईस्टर्न फ्लो आइलैंड है। द elongated chain of islands located in the Bay of Bengal। ये अंडमान एंड निकोबार जो है ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये एक्सटेंड है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। अंडमान एंड निकोबार ये खुद ही 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले वाले को नॉर्थ कहते हैं और नीचे जो होता है अंडमान नॉर्थ में लोकेटेड है और निकोबार साउथ में लोकेटेड है। और इसका डिवीजन 10 डिग्री चैनल के थ्रू होता है। ये इसमें अभी आपके 9th के सिलेबस में नहीं है कि अंडमान एंड निकोबार का डिवीजन कैसे होता है। तो अंडमान एंड निकोबार का डिवीजन 10 डिग्री चैनल के थ्रू होता है। इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ये ऐसा माना गया है कि ये आइलैंड जो है ये एलिवेटेड पोर्शन है, यानी कि सबमरीन माउंटेन के एल्टीट्यूड का जो पोर्शन है उसको अंडमान एंड निकोबार कहते हैं। These islands lie close to equator। ये आइलैंड जो है ये लाई करती हैं इक्वेटर के बहुत क्लोज। और इसका एक्सपीरियंस क्या है कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर। इस आइलैंड का क्लाइमेट जो है वो बहुत इक्वेटोरियल है और इसमें बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट कवर हैं। ये कोस्टल का एरिया, अब रुक जाइए हम आपको प्लेन मैप में एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये है बे ऑफ बंगाल, इधर बे ऑफ बंगाल इधर है और लक्षद्वीप इधर। टाइम हम रिकॉर्डिंग है हो तो बच्ची। लक्षद्वीप जो है ये साउथ, इधर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में लक्षद्वीप है। आर यू क्लियर अबाउट इट? अब बात करेंगे कि इस डाइवर्स फिजिकल फीचर्स के एडवांटेज क्या है। भाई इतना चीज, मतलब इतने जैसे कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, डेजर्ट, ये सारी चीजों की एडवांटेजेस क्या है। तो जब द नॉर्दर्न माउंटेन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। जो नॉर्दर्न माउंटेन है ये मेजर सोर्स है वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ का। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। नॉर्दर्न प्लेन्स में एग्रीकल्चर होता है और यहाँ से हमें ग्रेन मिलता है जो हमारे लिविंग सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। नॉर्दर्न प्लेन जो है ये प्रोवाइड करता है बेस, ये अर्ली सिविलाइजेशन में बेस प्रोवाइड करता है। द प्लेट्यू इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल का स्टोर हाउस होता है, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं, विच हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑफ द कंट्री। प्लेट्यू बहुत क्रूशियल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंट्री के, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्हांस होती है। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड्स ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज। जो
कोस्टल रीजन्स होते हैं और आइलैंड्स होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं साइट फिशिंग के लिए और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए। जब हम कोई पोर्ट बिल्ड करते हैं तो हम कोस्ट पे ही बिल्ड करते हैं। ये माउंटेन है जो कि फॉरेस्ट वेल्थ और वाटर के लिए मेन सोर्स है। ये है हमारा नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेनरीज के लिए है, कंट्री के ग्रेनरीज के लिए है। प्लेट्यू है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, यानी कि यहाँ पे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और वो प्लेट्यू से जाकर के इंडस्ट्री में सप्लाई होते हैं, फिर इंडस्ट्री से इसमें जाकर के मतलब ये रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल जाके इंडस्ट्री में सप्लाई होंगे, इंडस्ट्री से एक फिनिश्ड गुड बनेगा और वो मार्केट में सप्लाई होगा, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्हांस होगी। फिर ये कोस्टल रीजन और आइलैंड जो होता है हमको फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटी प्रोवाइड करता है।